हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरी दूसरे लॉ सब्जेक्ट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। हम इस क्रैश कोर्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, पर इससे आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स क्लियर ज़रूर हो जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया के सबसे पुराने मर्केंटाइल या कमर्शियल लॉज में से एक है और यह 1 सितंबर 1872 में इन्फोर्स में आया था। हमारे इंडिया का एक और एक्ट है जो 1872 का ही है और 1 सितंबर को ही इन्फोर्स में आया था, जिसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया का प्रिंसिपल लॉ है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग एस्पेक्ट्स के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मर्केंटाइल या कमर्शियल लॉ की सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच में से एक है। हमारे मॉडर्न बिजनेस की नींव इसी के सुपर स्ट्रक्चर पर खड़ी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर किसी की डेली लाइफ, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री सबको अफेक्ट करता है। हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हमारी सिविलाइज्ड वर्ल्ड की नींव है। हम अपनी डेली लाइफ में हमें पता भी नहीं चलता, पर हर वक्त किसी न किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। चाहे हम ऑनलाइन कुछ खरीदें या गली की किसी दुकान से कोई सामान खरीदें, ऑटो रिक्शा ले या फिर कैब, डॉक्टर के पास जाए या फिर प्लम्बर के पास, हम हर वक्त किसी न किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते ही रहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है पार्ट 1 में सेक्शन 1 से 75 आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं और इसलिए यह सभी टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पर अप्लाई होते हैं, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट किसी भी नेचर का हो। सेकंड पार्ट में सेक्शन 124 से सेक्शन 238 तक आते हैं, जिसमें स्पेशल टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। इनके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि बीच के सेक्शंस कहाँ गए। कॉन्ट्रैक्ट के बीच के सेक्शंस रिपील हो गए और डिफरेंट एक्ट्स बन गए। ओरिजिनली गुड्स की सेल एंड परचेज से रिलेटेड सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 7 सेक्शन 76 टू 123 में दिए गए थे, जो कि इंग्लिश कॉमन लॉ पर बेस्ड थे। पर कमर्शियल लॉ में लगातार ग्रोथ के चलते और नई इंग्लिश जजमेंट्स जो कि उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से आई थी, उनके चलते इन लॉस में भी थोड़े चेंजेस की ज़रूरत फील की गई। इसलिए चैप्टर 7 के प्रोविज़न्स को रिपील कर दिया गया और इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893 को लाया गया। उसके बाद एक और एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया, जो इंडियन की सिचुएशंस को डील करने के लिए बेहतरीन पाया गया और अभी तक वही एक्ट इन्फोर्स में है। पार्टनरशिप के प्रोविज़न्स भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 7 में ही थे, पर उनको भी रिपील करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लाया गया। ये दोनों एक्ट्स के बारे में भी हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पता होना भी ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन
2 क्लॉज H में दी गई है। सेक्शन नंबर ज़रूर याद रखना, ये पीटी में काफ़ी पूछा जाता है। सेक्शन 2 क्लॉज H के अकॉर्डिंग एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वह कॉन्ट्रैक्ट है। मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं 2 एलिमेंट से बना है। फर्स्ट है एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है और सेकंड है वह एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी होना ज़रूरी है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। इन्फोर्सिबल बाय लॉ मीन्स जिसे लॉ में इन्फोर्स करवाया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो पता लग गया, पर एग्रीमेंट का मतलब क्या है अभी तक पता नहीं लगा। एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई में दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग सभी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस जिसमें कंसिडरेशन भी हो वह एग्रीमेंट है। मीन्स एग्रीमेंट के लिए प्रॉमिस और कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। प्रॉमिस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज बी में दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग जब एक ऑफ़र या प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वह प्रॉमिस बन जाता है। इसलिए एक एग्रीमेंट तभी हो सकता है जब एक पार्टी प्रपोज़ल या ऑफ़र दे और दूसरी पार्टी उस ऑफ़र या प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट। फर्स्ट है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स। एग्रीमेंट के लिए कम से कम 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन खुद से ही एग्रीमेंट नहीं कर सकता। और सेकंड है कंसेंसस एड आइटम। कंसेंसस एड आइटम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। इसका मतलब एग्रीमेंट कि दोनों पार्टीज एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर पर सेम टाइम पर सेम सेंस में एग्री होनी चाहिए। आगे है ऑफ़र की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए में दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करता है कुछ करने की या कुछ ना करने की, उसकी एसेंट लेने के लिए वह प्रपोज़ल है। शॉर्ट में जब एक पर्सन किसी को ऑफ़र देता है तो उसे प्रपोज़ल या ऑफ़र कहते हैं। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। जो पर्सन ऑफ़र देता है उसे प्रोमिसर या ऑफरर कहा जाता है, और जिस पर्सन को ऑफ़र दिया जाता है और जो पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है उसे प्रोमिसी या ऑफरी कहा जाता है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी में दी गई है। कंसिडरेशन का शॉर्ट में मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी से कुछ सामान खरीदता है और कंसिडरेशन में उस सामान के पैसे देता है। एक कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के वैलिड नहीं हो सकता, पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है, जिनके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नेक्स्ट वीडियो में हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।